नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। हीट एंड टेम्परेचर में एलपीसीबीटी 2 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है थर्मोडायनेमिक्स लॉ के आधार पे, यानी कि ऊष्मागतिकी के जो नियम है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये पहला सवाल देखिए, जिनकी तैयारी है, जो पढ़ चुके हैं, बनाइए ताकि आपका समय ना लगे। भाई क्वेश्चन को देख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और बनाइए। ये पहला सवाल, ये रहा आपका दूसरा सवाल। बहुत शानदार पैटर्न है भाई, बहुत टफ भी नहीं है अगर चीजों को आप समझ लेते हैं तो। ये रहा आपका तीसरा सवाल और ये रहा आपका चौथा सवाल। तो चलिए, होप शो आपने समझ लिया होगा, क्वेश्चन देख लिया होगा, बना भी लिया होगा। जो नहीं बना है बने रहिए, आराम से पूरा कंसेप्ट के साथ समझते हैं। पहले देखिए चीजों को मैं थोड़ा सा, भाई बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चीजों को आपको मैं बतला दूं। देखिए ये सारी चीजें एप्लीकेशन में अपलोडेड है, नोट्स अपलोडेड है, और इसकी जो क्लास है कंप्लीट डिटेल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो कंप्लीट डिटेल क्लास है, थोड़े देर में एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा। मैंने क्लास ले लिया, बस अपलोडिंग में बचा हुआ है करना। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा थोड़ा बस बताते चल रहा हूं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा जाता है, जैसे कि तीन ऑब्जेक्ट है मान लीजिए। चलिए भाई, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका बी ऑब्जेक्ट है, ये आपका सी ऑब्जेक्ट है। इसका टेम्परेचर टी ए मैंने ले लिया, इसका टेम्परेचर टी बी ले लिया है, और मैंने इसका टेम्परेचर टी सी लिया है। और ये कहा गया है कि जो आपका ऑब्जेक्ट ए का जो टेम्परेचर ए है वो इक्वल्स टू टेम्परेचर बी है। इट मीन्स क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, ये क्या है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्या चीज में है आपका भाई, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और साथ के साथ आपको ये कहा गया कि जो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट जो बी का है वो इक्वल्स टू है ऑब्जेक्ट सी के टेम्परेचर का। इट मीन्स आपका जो बी और सी जो है ये भी क्या हो गया आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हैं ना। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है तो इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस है। चलिए क्लियर है भाई। तो अगर आप ये सी को अगर ए के साथ अगर अटैच कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ए का जो ऑब्जेक्ट ए का जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर आपका सी का भी हो जाएगा। यही आपका कौन सा लॉ है आपका, यह है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि इसे आप क्या नाम देते हैं हिंदी में भाई, उष्मागति का शून्यतम नियम। यानी कहा यह गया है कि इफ टेम्परेचर ए इक्वल्स टू टेम्परेचर बी एंड टेम्परेचर बी इक्वल्स टू टेम्परेचर सी, देन ऑटोमेटिक आपका जो टेम्परेचर सी है वो इक्वल्स टू टेम्परेचर ए का हो जाएगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये सी और ए जो है ये दोनों ऑटोमेटिक आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। यही आपका कहा गया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे ही आपका थर्मामीटर भी काम करता है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। और टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर मेजरमेंट भी किस बेसिस पे किया जाता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे समझिए ना भाई कि मैंने अभी आपका कहा कि जो आपका थर्मामीटर है ना, थर्मामीटर जो है आपका ये किसके आधार पे, किसके नियम के आधार पर कार्य करता है, तो जीरोथ लॉ ऑफ के आधार पर काम करता है। थर्मामीटर का काम क्या है भाई, टेम्परेचर का मेजरमेंट करना। तो टेम्परेचर मेजरमेंट भी किसके आधार पे काम करेगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे काम करेगा। बाकी तो बहुत सारी चीजें मैंने कराया है। चलिए अब आगे आ जाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फटाफट चीजों को बता दे रहा हूं। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं नहीं बताऊंगा भाई तो ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा। तो समझ लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा गया। इस लॉ में ये कहा गया है, इस लॉ में क्या कहा गया है कि कोई भी आपके पास मशीन है, ठीक है, कोई भी मशीन हो सकता है, कोई आपके पास इंजन हो सकता है, इंजन भी एक प्रकार का मशीन है, या फिर कोई एक सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो आपने मशीन में जो भी इनपुट दिया, चलिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। इतना डिटेल साइंस भाषा में नहीं समझेंगे, थेट भाषा में समझेंगे। देखिए आप बाइक चलाते हैं भाई, ठीक है, बाइक चलाने के लिए आप बाइक क्यों किस लिए यूज करते हैं, यानी कि इस प्लेस से आपको इस प्लेस में जाने के लिए। जैसे कि मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये आपका घर है और घर से आप जैसे कि रोज इवनिंग में आप कहीं मार्केट जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट जाने के लिए भाई आप किसका इस्तेमाल करते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई एक बात बतलाइए, ये बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या करने के लिए, मार्केट जाने के लिए। यानी कि ये बाइक से आप क्या करवा रहे हैं, वर्क करवा रहे हैं। तो भाई वर्क ऐसे ही कर दे रहा नहीं, बाइक को इससे पहले आप क्या कर रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, यानी कि आप इसको क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। मान के चलिए कि आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला, तो जितना आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला ना, उतना यानी कि 1 लीटर से जितनी एनर्जी मिलेगी इस बाइक को,
उस बाइक का कुछ एनर्जी जो होता है इस बाइक के इंजन के पार्ट को गर्म करने में या फिर सराउंडिंग में कुछ हीट जो आपका एनर्जी है वो लॉस हो जाता है, और बाकी जो एनर्जी है वो आपका वर्क उसका यूटिलाइज कर लेता है, यानी कि एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य में हमें लेके चला जाता है। मतलब हमने ये कहा कि अगर 1 लीटर से 30 जूल अगर पैदा हुआ तो 30 जूल में 5 जूल जो है ये खपत हो जा रहा है इस बाइक को जितने भी पार्ट है उसको गर्म करने में, और रेस्ट जो 25 जूल है उसका हम लोग यूज कर पा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितना भी एनर्जी दिया है या फिर आपने जितना भी इनपुट दिया है क्या उतना आपको आउटपुट मिला? नहीं। यही थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ में कहा गया है कि आइडियल केस में ऐसा मतलब कोई भी मशीन या कोई भी आपका इंजन या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जितना आप उसको एनर्जी दीजिएगा उतना ही आप उससे वर्क करा लीजिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपने जितना भी इसको एनर्जी दिया उतना वो वर्क नहीं करता, कुछ अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप समझिए, एक मैं आपको बताऊंगा सोर्स क्या होता है जिससे हीट का सप्लाई होता है। ठीक है, ये आपका इंजन है, इंजन को क्या किया गया भाई, हीट को सप्लाई किया गया, यानी कि QX मतलब सप्लाइड हीट। तो सोर्स क्या होता है भाई, सोर्स किसको कहते हैं जिससे भाई हीट का क्या होता है सप्लाई किया जाता है, और इंजन ने क्या किया भाई वर्क किया। और आपको पता है ये जो भी वर्क करेगा ये क्या है, पहले ये बताइए, आपने इनपुट दिया है, ये आपको क्या मिल गया भाई, ये आपको आउटपुट मिल गया। और आपको पता है अभी मैंने थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा कि आप जितना भी एनर्जी देते हैं या जितना इनपुट देते हैं उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है लॉस हो जाएगा। तो उसको हमने लिख दिया QR, जो लॉस होता है वो कहाँ जा रहा है, सिंक में। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, यहां से आप क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। तो पहले ये बताइए ये चीज हो सकता है T1 ग्रेटर देन T2, तभी तो यहां से हीट सप्लाई हो रहा है। हीट ऑलवेज कहां से, ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें बताया गया था भाई कि टेम्परेचर जो होता है वो जो हीट होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करता है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये लो से हाई नहीं फ्लो करेगा, ये भी करेगा लेकिन एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, वो सेकंड लॉ में हम लोग पढ़ेंगे। खैर उसको हटाइए, अभी हम आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आपको समझ में आया पहले ये बताइए। हमने ये देखा कि सर हमने जितना हीट सप्लाई किया ना उतना हमने इससे आउटपुट नहीं ले पाया, कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो अब जैसे कि ये आपका इंजन है, मैं इसको लिख रहा हूं E। ठीक है, इधर से कुछ चीजें आया है, यानी आपने क्या दिया QX, यानी इनपुट दिया है, ये आपका इनपुट हो गया। अब यहां से बाहर निकला, यानी कि क्या बाहर निकला, आपका वर्क निकला आपने, यानी ये आपका आउटपुट हो गया। और यहां से कुछ क्या हो गया भाई, हीट रिजेक्ट भी हुआ, यानी क्यों, यानी बाहर आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, तो अब एक बात बतलाइएगा, इंजन में इनपुट क्या है, तो अच्छा एक बात बतलाइए, जैसे कि आपने हीट सप्लाई किया है 30 जूल, ठीक है, वर्क हुआ है 25 जूल, यानी 5 जूल का क्या हो गया, आपका लॉस हो गया। यानी अगर मैं इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट लिखूं तो इनपुट में आपने क्या दिया था भाई, 30 जूल दिया था, और आउटपुट आपको कैसे मिला, 25 जूल आपका वर्क से मिला और 5 जूल आपका हीट लॉस हो गया। यानी कि QX इक्वल्स टू क्या हुआ है, वर्क प्लस क्या हो गया आपका QR हुआ। ये आप इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब एक चीज यहां पे समझिएगा कि अभी आपने ये पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि आप जितना भी हीट सप्लाई करते हैं उतना आप वर्क करवा पाते हैं नहीं, यानी कि नॉट इक्वल्स टू होता है। ये सब आपका ऑप्शन में रहेगा, पकड़ना पड़ेगा भाई। अब एक बात बतलाइएगा कि अच्छा एक बात ये रखिए कि अब इस केस में आपसे इफिशियंसी पूछेगा, यानी दक्षता पूछेगा। तो इस केस में इफिशियंसी क्या होता है, ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 100% होगा। इफिशियंसी क्या होगा भाई, लेस देन 100%, यानी कि ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जिसका इफिशियंसी क्या हो जाए, 100% हो जाए। ठीक है, अब आइडियल केस की बात है, आइडियल केस की क्या बात है कि आप जितना हीट दिए उतना वर्क कर लिया, तब इसकी इफिशियंसी क्या होगा, 100%। बट ये पॉसिबल नहीं होता, ये मैं लिख दे रहा हूं, नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या कहा सर, कि हम जितना भी एनर्जी देते हैं मशीन को उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो जाता है, बाकी अमाउंट ऑफ एनर्जी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं वर्क करने में। अब इसका इफिशियंसी आप निकाल सकते हैं। इफिशियंसी क्या होता है सर, आउटपुट अपन इनपुट होता है। आउटपुट आपको क्या मिला है, वर्क मिला है, इनपुट आपने क्या दिया है, QS दिया है। तो यहां से आप निकाल लीजिएगा, आपको वर्क दिया हुआ रहेगा, सप्लाइड हीट दिया रहेगा, तो निकाल लीजिएगा। अब आपको वर्क भी नहीं दिया जाएगा तो आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए इफिशियंसी इक्वल्स टू, आप वर्क को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से आप वर्क इक्वल्स टू लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, एक मिनट, यहां से आप लिख सकते हैं वर्क इक्वल्स टू QS माइनस QR, बताइए लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए अब यहां से आप इफिशियंसी का एक नया फॉर्मूला लिख सकते हैं, QS माइनस QR बाई
क्यू एस। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इफिशियंसी को क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू एस। ठीक है, अब ये सब सारी चीजें बहुत डिटेल में मैंने पूरा अच्छे से मैंने यहाँ पे नोट्स में डाल रखा है। ठीक है, तो परेशानी वाली मैं एक बार फटाफट फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बोला है दिस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैंने भूल गया बताना कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये किस पे बेस्ड है, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधार है। ठीक है, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कोई एक सिस्टम है जिसको आपने एनर्जी दिया है, अब उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो गया भाई, उस बाइक के इंटरनल पार्ट को गर्म करने में, यानी इसको हमने कहा इंटरनल एनर्जी और ये हो गया वर्क डन। तो आपने जो हीट सप्लाई किया डेल्टा यू आपका चेंज इन इंटरनल, ये बाइक के इंटरनल पार्ट को गर्म करने, या कोई मशीन है जनरेटर को आपने पेट्रोल डाला डीजल डाला, तो उसने जितना 5 लीटर डीजल डाला तो उसका भाई आधा लीटर जो डीजल है उस जनरेटर के जितने पार्ट है ना उसको गर्म करने में, यानी तो आंतरिक ऊर्जा में खर्च हो गया उसके पार्ट को गर्म करने में, तो डेल्टा यू वो हो गया, और बाकी 4.5 लीटर का आपने वर्क या फिर इलेक्ट्रिसिटी ले लिया। यूज समझ में आया? चलिए अब ये देखिए, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से समझिएगा ये क्यू और वर्क का साइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। देखिए अब यहां पे समझिए क्या लिखा गया, इफ सिस्टम सराउंडिंग, देखिए क्या लिखा गया है कि कोई एक, अच्छा पहले इसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं ताकि इस चीज को मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, देखिए लोग इसको अच्छे से नहीं समझेंगे भाई तो आप ये न्यूमेरिकल्स फिर गलत ही करके आएंगे, ये आप याद रखिएगा। नहीं बनेगा न्यूमेरिकल, याद रखिएगा, बनेगा मतलब आपको लगेगा कि हम बनाए सही है, आपको एक मिनट यार, आपको लगेगा कि आपने आंसर भी ले आया है, आपको वो ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन वो होता है वो गलत, क्योंकि साइन का ही यहाँ पे खेल है। चलिए मैं साइन आपको समझा देता हूँ, 5 मिनट नहीं लूंगा भाई, 1 मिनट का समय दीजिए, क्लियर करने में समय लग जाता है। चलिए क्या लिखा गया पहले पढ़िए। ये देखिए बहुत शानदार नोट्स मैंने बनाया अभी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। देखिए हमने यहाँ पे सारी चीज़ें बताया है, केल्विन प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें। खैर इसको हटाइए अभी, आइए यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया। इफ सिस्टम, ठीक है क्या लिखा गया, इफ सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा है, सराउंडिंग से हीट ले रहा है तो हीट पॉजिटिव होगा। समझ में आया आपको? यहाँ क्या लिखा देखिए, जैसे कि कोई आपका ये आपका सिस्टम है, ठीक है, ये SYS ये सिस्टम है, आपने इसको हीट दिया, ठीक है, आपने इसको हीट दिया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके इंटरनल पार्ट को गर्म करने में खर्च हो गया, और बाकी जो एनर्जी था उससे आपने वर्क डन कराया। ठीक है, तो अब एक बात बतलाइए, आप जो है हीट दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, इस केस में आपका जो हीट का साइन होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। आप यानी कि ये बाहर क्या भाई, ये तो सराउंडिंग है ना, बताइए ये सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग से अगर सिस्टम को अगर आप हीट देंगे तो वही लिखा गया है कि इफ सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा है, ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये कहां से हीट ले रहा है, सराउंडिंग से हीट ले रहा है, तो इस केस में आपका जो हीट होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, देन इन दिस केस हीट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, हीट क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन इफ सिस्टम सराउंडिंग को हीट देता है, ठीक है, अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट देता है तो हीट क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। यानी ये देखिएगा, ये हो गया आपका सिस्टम, अगर ये सिस्टम हीट क्या करेगा, रिलीज कर रहा है, यानी कि ये ले नहीं रहा, ये सिस्टम हीट किसको दे रहा, सराउंडिंग को दे रहा, तो इस केस में ये हीट क्या साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका एक एग्जांपल दूं, देखिए जो मैंने खैर दिया भी है बहुत बार क्लासेस में, आपको भी दिया था यूट्यूब पे भी। देखिए पंप आप यूज़ करते हैं ना, जो साइकिल चलाते हैं या उसमें पानी, ये पानी बोल रहा हूँ, एयर गैस भरने के लिए, तो वो पंप बहुत तेज़ी से आप जब कर रहे होते हैं तो क्या होता है, तेज़ी से करने से देखिएगा ये वाला पार्ट को छुइएगा तो बहुत गर्म लगेगा, है ना, बहुत गर्म लगेगा। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि जो हीट को बाहर जाना चाहिए था सराउंडिंग में, वो बाहर नहीं जाके क्या करता है, इसके इंटरनल पार्ट को गर्म करने लगता है। ठीक है, अब आइए, अब इसी पंप को आप धीरे धीरे एकदम भरिए, फिर आया अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। तो आप इसको छुइएगा ना तो ये गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि वो हीट क्या होता है, वो चल जाता है सराउंडिंग में। तो वही केस है कि अगर ये सराउंडिंग में जा रहा है हीट, यानी कि ये सिस्टम, ये जो गर्म होने के लिए भाई आपने फास्ट प्रोसेस किया, तो ये सिस्टम ने क्या किया, हीट लिया। सिस्टम ने अगर हीट लिया, अगर सिस्टम ने हीट लिया तो पॉजिटिव साइंस, और अगर ये सिस्टम को हीट अगर ये सराउंडिंग को ये हीट दे रहा है, यानी यहां से जो हीट दे रहा है, तो वो क्या होगा भाई, हीट का साइन नेगेटिव होगा। तो दो चीज याद रखिए कि अगर अब देखिए यहां मैं फ्रेश लिख दे रहा हूं, ये हो गया आपका सिस्टम, अगर ये सिस्टम लेगा हीट तो ये होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है,
और अगला जो मैं केस बना रहा हूँ ये है आपका सिस्टम। अगर ये सिस्टम हीट लेगा नहीं, ठीक है, ये सिस्टम हीट सराउंडिंग को अगर देगा तो इस केस में हीट का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हीट का साइन क्लियर हो गया। अब वर्क का साइन पे आइए, वर्क के साइन पे हम लोग बात करते हैं। वर्क का साइन क्या होगा देखिएगा, देखिए यहाँ लिखा गया हीट लॉस, उष्मा का यहाँ पे नुकसान होगा, सिस्टम रिलीज होगा हीट टू सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम रिलीज होगा ना भाई, हीट क्या होगा, रिलीज होगा, सराउंडिंग में जाएगा, तो उस केस में हीट का साइन नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा, वर्क डन यानी कि सिस्टम द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर ये सिस्टम, इसी में मैं बना रहा हूं या वर्क का भी, कि अगर सिस्टम के द्वारा वर्क होगा तो वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव होगा। सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क, सिस्टम के द्वारा, ये सिस्टम के द्वारा किया, और सिस्टम पे अगर आप वर्क करेंगे, ठीक है, अगर सिस्टम पे अगर आप वर्क करेंगे तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिव, वर्क का साइन लेंगे नेगेटिव। सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये वाला खेल है भाई, ऑन और बाय का बस, तो उस केस में वर्क नेगेटिव। बाकी चलिए अभी सब हम उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, थ्योरी पार्ट। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को, अब आप बना पाइएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, 220 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम हुज इंटरनल एनर्जी इज 80 जूल, देन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज। कोई एक गैसीय सिस्टम है जिसको 220 जूल की ऊष्मा दी गई है। भाई ध्यान से समझिए यहाँ क्या किया जा रहा है, ध्यान से आपको समझना है। 220 जूल की क्या गई है भाई, ऊष्मा दी गई है। कोई एक सिस्टम है, मैं एक सिस्टम मान ले रहा हूं, ये आपका कोई एक सिस्टम है, और इस सिस्टम को क्या किया गया है, 220 जूल का, ठीक है, 220 जूल का हीट सप्लाई किया गया, सिस्टम को सप्लाई किया गया, ठीक है, ठीक है, जिसकी आंतरिक ऊष्मा 80 जूल है। आंतरिक ऊष्मा 80 जूल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर मैं यहां पे इसको ना बना के इस डायरेक्शन में बनाऊं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हीट आपने सिस्टम को कितना दिया, 220 जूल, क्यों है, आंतरिक ऊर्जा आपको दे दिया डेल्टा यू, यानी कि इस सिस्टम के अंदर ही कुछ मतलब एनर्जी का खपत हो रहा है, वो कितना खपत हो रहा है, 80 जूल, इस सिस्टम को गर्म करने में या कोई भी चीज के कारण 80 जूल का खर्च हो रहा है। तो बाकी आपसे पूछ रहा है कि सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य बताइए, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आप इसका वैल्यू बताइए, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन का। देखिएगा तो पूछा क्या है आगे क्वेश्चन, तो किए गए वर्क की गणना करें, कार्य यानी सिस्टम के द्वारा कार्य का गणना करें। तो भाई सिस्टम है ये, आप ये इजी है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसका वैल्यू दे दिया गया 220, इसका वैल्यू दे दिया गया 80 प्लस डेल्टा डब्ल्यू आपसे नहीं निकल जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 160 जूल, यही आएगा ना, 40 60 80 नहीं, कितना आएगा, 140 आ जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140, 60 20 80 140 जूल। ये पॉजिटिव साइन बता रहा है। पॉजिटिव क्या बताएगा सर, कि ये सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क है, ये सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क है, तो 140 जूल है ऑप्शन है बिल्कुल। देखिए पॉजिटिव साइन में, देखिए पॉजिटिव वर्क डन आया है, मतलब यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया है वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य है ये। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, इफ वी हैड अ सिस्टम ऑन विच 50 जूल ऑफ वर्क इज डन and the internal energy change of the system is 5.5 joule, in this case the amount of heat loss gained by the system। बताइए भाई, बहुत शानदार सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। कोई एक सिस्टम है जिस पर 50 जूल का काम किया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, इस सिस्टम ने कार्य नहीं किया, सिस्टम के ऊपर काम किया गया, यानी कि ऑन द सिस्टम। चलिए या भाई सिस्टम हो गया आपका, अब इस सिस्टम के ऊपर आपने कार्य किया है, वर्क किया, कितना किया है भाई, 50 जूल कार्य किया है, यही ना। चलिए ठीक है, 50 जूल का आपने कार्य किया है, और फिर आगे बोला गया कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो इंटरनल जो खपत हो रहा है एनर्जी का, वो 5.5 जूल है, 5.5 जूल है। तो 5.5 जूल अगर खपत हो रहा है, यानी डेल्टा यू का वैल्यू कितना दे दिया, 5.5 जूल। तो अब आपसे पूछा क्या है कि बताइए कि अब ये जो सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा प्राप्त की गई ये सिस्टम हीट को गेन करेगा या फिर लॉस करेगा। यहाँ पे हमें नहीं पता भाई, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया, हमें नहीं पता लॉस करेगा या गेन करेगा, ये हमें बताइए कि भाई बताइए, ऊष्मा का मान भी बताइए और ये वो लॉस करेगा या गेन करेगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि कोई सिस्टम को अगर आप हीट देंगे तो हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी अगर हीट का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, यानी क्या कर रहा होगा भाई, सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा होगा। और अगर क्यू का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया, यानी कि सिस्टम क्या कर रहा होगा, सराउंडिंग को हीट दे रहा होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं, सिंपल सा बात है। यहाँ पे क्या कोई तोप चीज है, क्या नहीं निकाल पाइएगा? डेल्टा क्यू का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। आपको क्या पता है, आपको पता है कि आप जो हीट देते हैं
कुछ अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी खपत होती है प्लस डेल्टा डब्ल्यू, हम उससे वर्क ले लेते हैं। डेल्टा क्यू हमें निकालना है, इंटरनल एनर्जी का वैल्यू दे दिया गया कितना सर 5.5 जूल, प्लस अब वर्क का वैल्यू क्या है भाई, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा -50 जूल। वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कि हम सिस्टम के ऊपर कार्य कर रहे हैं, देखिएगा यह वर्क डन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कि सिस्टम पर किया गया कार्य है तो नेगेटिव। और क्वेश्चन में देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया था देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि एक सिस्टम जिस पर सिस्टम के पर यानी कि सिस्टम पर हमने 50 जूल का कार्य किया, इसलिए हम वर्क का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करिए तो वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 5.5 माइनस 50 यानी कि वैल्यू कितना आएगा -44.5 जूल। यानी नेगेटिव साइन पहले बताइए हमें क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन हमें यह बता रहा है कि ये जो सिस्टम है ना, यानी यही फिगर में आ जाइए, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम क्या कर रहा है भाई, हीट सराउंडिंग को दे रहा है। यानी ये जो मैंने साइन बताया था इस प्रकार से बिल्कुल सही बनाया था। और ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है 44.5, ठीक है 44.5। ये नेगेटिव साइन क्या बताया समझ में आया। चलिए भाई मैंने बहुत कोशिश किया कि एकदम प्रैक्टिकली चीजें आपको समझा पाऊं। 44.5 जूल समझ में आया। यानी नेगेटिव साइन हमें क्या बता दिया, ये नेगेटिव साइन हमें बता दिया कि ये क्या हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है। तो लॉस का जवाब गेन लॉस में आप बता दिए लॉस हो रहा है सर, कितना हो रहा है 44.55 हो रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल, अच्छा सवाल ये भी, द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर अ सिस्टम इज 40 कैलोरी एंड द वर्क, इंटरनल एनर्जी दे दिया गया यानी कि आंतरिक ऊर्जा जो खपत हो रही है वो 40 कैलोरी है भाई, एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम, समझिएगा भाई, वर्क डन ऑन द सिस्टम 200 कैलोरी यानी कि सिस्टम के ऊपर कार्य किया जा रहा है 200 कैलोरी जिसमें एनर्जी में खपत हो रही है। अब बोला गया है फाइंड द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, यानी हिंदी में पढ़िए एक सिस्टम के लिए आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो 40 कैलोरी है और सिस्टम पर किया गया कार्य कितना है 200 कैलोरी है। यानी कि सिस्टम पर हम देखिए कार्य, वर्ड को गौर करके रखिए, सिस्टम पर, ठीक है सिस्टम पर कर रहे हैं कार्य, यानी इसको हटाइए पहले भाई, इसको हटा लिया जाए। चलिए यानी क्या है भाई, यानी सर यहाँ पे बोला गया कि ये सिस्टम है और सिस्टम पर किया गया कार्य है, सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं तो वर्क का वैल्यू क्या होगा सर, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। वर्क का वैल्यू कितना दिया गया है 200 कैलोरी, ठीक है तो वर्क का वैल्यू कितना दिया गया 200 नेगेटिव में लेंगे। और इंटरनल एनर्जी कितना आपको दे दिया था, ये आपको कितना दिया था भाई 40 कैलोरी दिया था, ठीक है 40 कैलोरी। तो अब जो हीट का भाई बात बतलाइएगा, जो हीट होगा वो लॉस होगा यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा या सराउंडिंग से सिस्टम। तो भाई सिंपल सी बात, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा तो सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा और अगर पॉजिटिव आएगा तो सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा। तो चलिए निकालते हैं पहले हीट का हम लोग मामला क्या होगा, समझ में आ गया ना क्वेश्चन, आगे पढ़ना पड़ेगा क्या। तो सिस्टम यानी निकाय और वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान कितना होगा। चलिए भाई देखते हैं, सेम कुछ करना नहीं है आपको, सेम बस वही इक्वेशन हमें बस दिमाग में रखना है कि हम जितना हीट देंगे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके आंतरिक पार्ट को गर्म करने में खर्चा होगा, बाकी हम उससे वर्क करा लेंगे, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो हीट आपको निकालना है, ये भाई डेल्टा यू होगा, डेल्टा क्यू नहीं होगा, डेल्टा यू हो गया। चलिए तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना दिया सर 40 दे दिया गया, प्लस अब वर्क का वैल्यू माइनस लेंगे क्योंकि हम सिस्टम के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो कितना वैल्यू आ जाएगा सर -160 कैलोरी आएगा, नॉट जूल, कैलोरी आएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ सर, माइनस क्या बता रही है सर आपको, नेगेटिव ये बता रहा है कि हीट जो है आपका ना वो सिस्टम से कहाँ जा रहा है, सिस्टम टू सराउंडिंग जा रहा है, यानी कि निकाय से वातावरण में जा रहा है। ये बिल्कुल सही डायरेक्शन आपने लिया है, सिस्टम से सराउंडिंग जा रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है सर 160 जूल। यहाँ माइनस मत लीजिएगा, क्यों नहीं लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपने एरो दिखा दिया ना बाहर जा रहा है ये भाई, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं, इसका भाई आंसर हो जाएगा -60 जूल, ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन, ये मैंने थ्योरी क्लास में भी, अभी आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, बस एप्लीकेशन में नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर कार्य करता है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोपी वगैरह सब हम आपका समझा दिए हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये सारी चीजें। बाकी इधर आपका हीट एंड टेम्परेचर में देखिएगा,
इधर मैंने आपका ये एनामोलस बिहेवियर ये मैंने वीडियो डाल दिया, बड़ा शानदार वे में समझाया और पूरी कहानी मैंने लिख दिया। मतलब एक बार वीडियो देख लिया और इसको पढ़ लिया भाई, कहानी खत्म। फिर इसी के साथ आपको मैंने फिर क्या बताया भाई, आपका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, ये रहा आपका थर्मल कंडक्टिविटी। कहाँ गया भाई, ये रहा आपका थर्मल कंडक्टिविटी। देखिएगा क्या शानदार नोट्स आपको मैंने दिया भाई, याद रखिएगा आप लोग भी। चलिए तो खैर ठीक है, ये सब बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये सब का सारा मैंने करवा रखा है। तो चलिए आपको सेशन कैसा लगा और ये कमेंट करिएगा भाई, इसका मुझे आंसर चाहिए। आप में से कितने स्टूडेंट इसका जवाब दे पा रहे हैं? जो कोर्स में है वो तो जवाब दे लेंगे भाई, वीडियो देख करके, समझ करके, नोट्स पढ़ करके। बाकी इसका जवाब आप में से जो स्टूडेंट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन मैं और आपको दाग दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, या फिर मैं लिख दे रहा हूँ, चेंज इन इंट्रोपी इज रिलेटेड टू विच लॉ? 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ या फिर थर्ड लॉ, बता दीजिएगा। चलिए जो पढ़ लिए बताइएगा भाई, जो नहीं पढ़े हैं तो खैर कोई नहीं, पढ़ लीजिए, हमने डाल रखा है वीडियो। अगर आपने कोर्स में लिया या फिर आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए